शेरशाह के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। शेरशाह लोदियों से अलग एक स्वेच्छाचारी और केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का प्रयास किया। उसके अतिरिक्त शासन संबंधी उसके प्रयोगों में सैन्य सुधार के तहत दाग और हुलिया पद्धति उल्लेखनीय है। यह कोई नया प्रयोग नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन के काल में शुरू होने वाली यह व्यवस्था पिछले युगों में पिछड़ चुकी थी। न्याय के तहत उसने बड़े और छोटे के भेद को नहीं माना। वह स्वयं मानता था कि हिंदू हो या मुसलमान, उनके लिए न्याय राजनीति का सबसे जरूरी हिस्सा है और राजा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व भी। शेरशाह ने बंगाल के क्षेत्र में इकतदारों के विद्रोह का इतिहास देखा था, इसलिए उसने वहाँ के इक्ता को कई सरकारों में बांट दिया, जिसे हम जिला की तहत प्रशासनिक इकाई कह सकते हैं। सरकार को परगनों में बांट दिया गया, जिसे हम ब्लॉक स्तर की प्रशासनिक इकाई कह सकते हैं। इन दोनों प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से केंद्रीकरण मजबूत हुआ। मुगलों ने भी शेरशाह की इस व्यवस्था को आगे चलकर अपनाया। शेरशाह की प्रशासनिक सूझबूझ का सबसे बड़ा प्रमाण उसकी भू राजस्व की व्यवस्था में दिखता है। यह व्यवस्था इस आधार पर बनी थी कि किसानों ने इतना राजस्व ना लिया जाए कि वह खेती न कर सके, लेकिन निर्धारित राजस्व की वसूली में भ्रष्टाचार के प्रति वह कठोर रवैया अपनाया। शेरशाह ने चांदी का सिक्का रुपया चलाया। आर्थिक सुधार के तहत रुपया चलाना इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यहाँ आगे मुगल काल में भी चलता रहा। शेरशाह की समझ यह थी कि राज्य की मजबूती उसकी समृद्धि पर निर्भर करती है और समृद्धि के लिए खेती और व्यापार दोनों जरूरी हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने मौद्रिक और कर सुधार के अतिरिक्त सड़क निर्माण, सराय निर्माण और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध पर विशेष बल दिया। शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी दोनों का संयोग था। टिप्पणी कीजिए। शेरशाह मात्र एक विजेता नहीं बल्कि एक प्रयोगधर्मी और सुधारक शासक था। मूल्यांकन कीजिए। शेरशाह का कालीन सराय व्यवस्था को शेरशाह के साम्राज्य की धमनी कहना की सह तक युक्तिसंगत है। सराय बहुआयामी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला एक केंद्र था, जैसे कि ठहराव स्थल जहां सामान्य लोग ठहर सकते थे। यहाँ उनके लिए भोजन का प्रबंध भी होता था। इसका खर्चा यात्री उठाते थे, यानी कि वह होटल नुमा स्थान था। इस कैंपस के अंदर सुरक्षाकर्मी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी रहते थे। यहाँ उनका कार्यालय होता था। इसकी उपयोगिता पर ध्यान दें तो निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। सामान्य यात्री व्यापार के लिए दूर दराज तक जाने की दृष्टि से रात्रिकालीन ठहराव के कारण ज़्यादा सुरक्षित हो गए एवं सुविधा संपन्न भी। इससे व्यापार को बल मिला। शेरशाह की मान्यता थी कि राज्य यदि सड़कों का निर्माण कर दे और सड़कों को सुरक्षित कर दे तो देश में समृद्धि आ जाएगी। यानी कि उसने सड़क और सराय के महत्व को जोड़कर देखा था। सड़कों की सुरक्षा का महत्व व्यापार के अतिरिक्त जनजीवन की सामान्य सुरक्षा के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से राज्य के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ का दमन भी आसान हो गया। सराय सैनिकों के आवागमन को भी सहज बना दिया, जो साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा की दृष्टि से निर्णायक महत्व की बात हुई। सराय के कारण प्रशासन की डाक व्यवस्था भी श्रेष्ठ हो गई। इस कारण केंद्रीकरण को बल मिला।
सही अर्थों में सराय शेरशाह के काल में ही नहीं, उसके बाद भी साम्राज्य के निर्माण और संचालन में निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सराय के निर्माण में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के रास्ते भी बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया होगा। निर्माण कार्य के रास्ते भी आर्थिक गतिविधियों को तेज किया होगा और रोजगार सृजन में योगदान किया होगा। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि उस दौर में और बाद के काल में सरायों ने अपने आसपास नगरीकरण को भी बल दिया होगा। शेरशाह के इस कारण भी अकबर का पूर्वगामी कहा जा सकता है। स्थानीय जिम्मेदारी का नियम, इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था का दायित्व दिया जाता था। अगर अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते थे तो उन्हें सजा या अर्थदंड दिया जाता था। इसमें अपराध को स्थानीय चरित्र का माना गया और ये उम्मीद की गई कि यदि अधिकारी ईमानदारी और लगन से अपना कार्य करे तो अपराध नहीं हो सकता है। अब्बास खां शेरवानी ने इस व्यवस्था की अत्यधिक तारीफ की है, लेकिन यह अतिशयोक्ति ही प्रतीत होती है। लेकिन अब अपराधों की तुलनात्मक रूप से कमी आई होगी ऐसा प्रतीत होता है। अकबर सामने परिचय, सामान्य विस्तार, पश्चिमोत्तर नीति, राजपूत नीति, दक्षिण नीति, प्रशासनिक सुधार, मंत्रिमंडल व्यवस्था में सुधार, मनसबदारी सैन्य सुधार, स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय विभाजन, भू राजस्व सुधार। अकबर का सांस्कृतिक कार्य, धर्म, कला, चित्रकला, संगीत, स्थापत्य, भवन निर्माण। इंट्रो। अकबर हुमायूं और हमीदा बानो की संतान था। उसका जन्म 1542 में हुमायूं के निर्वासन के समय अमरकोट के राजपूत राजा के यहाँ हुआ। महामंगा नामक महिला का अकबर पर काफ़ी प्रभाव था। महामंगा अकबर को बैरम खान के संरक्षण में रखा गया था और इसी अकबर को प्रशिक्षित भी किया। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्षों की उम्र में अकबर शासक बना। हालांकि इस काल के निर्णयों पर बैरम खान का प्रभाव था। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों की विजय ने अकबर को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साम्राज्य विस्तार, काबुल, कश्मीर, कंधार, पंजाब, दिल्ली, आगरा, मालवा, बंगाल, ओडिशा, गढ़कटंगा, राजस्थान, खानदेश, अहमदनगर आदि। सराय व्यवस्था को शेरशाह के साम्राज्य की धमनी कहना किस हद तक युक्ति संगत है। साम्राज्य विस्तार, पश्चिमोत्तर नीति, दक्षिण नीति, राजपूत नीति। अकबर की पश्चिमोत्तर नीति, अकबर ने पश्चिमोत्तर के मामले में सुरक्षात्मक नीति अपनाया, जिसके तहत उसका उद्देश्य यह था कि वह अपनी सीमा को सुरक्षित रखे, यानी कि वह उज़्बेकों और सफ़विदों के विरुद्ध अभियान करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी ऊर्जा और संसाधन भारत में अतिरिक्त विस्तार में लगाना चाहता था। इसके लिए उसने निम्नलिखित उपाय अपनाया। हिंदूकुश पर नियंत्रण, ताकि उज़्बेकों के हमले को सफलतापूर्वक रोक सके। कंधार पर नियंत्रण, ताकि ईरान के सफ़विदों को ईरान से रोक सके। कंधार पर नियंत्रण। हिंदूकुश पर नियंत्रण, ताकि उज़्बेकों के हमले से रोक सके। कंधार पर नियंत्रण, ताकि ईरान के सफ़विदों को हमले से रोक सके। वह उज़्बेकों का मुगलों से मिलकर सफ़विदों पर हमले के प्रस्ताव को नकार दिया, क्योंकि वह चाहता था कि शक्ति का संतुलन बना रहे ताकि मुगल साम्राज्य सुरक्षित रहे। इसके साथ ही यह भी स्मरणीय है कि जब उज़्बेकों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया तो अकबर दृढ़तापूर्वक उनका दमन कर दिया। अकबर अपनी योजना में कामयाब रहा और शेष भारत में विस्तार में सफल रहा, किंतु पश्चिमोत्तर में दीर्घ काल तक व्यस्त रहने के कारण वह अपने अंतिम काल में ही जाकर दक्षिण भारत की ओर मुड़ा। अकबर की दक्षिण नीति, इसके तहत अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों खानदेश,
अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। इन्हें यह प्रस्ताव दिया कि ये अकबर की अधीनता में शासन करते रहें और ये राज्य अकबर को कर और अन्य सहयोग देवे। इन राज्यों की विदेश नीति मुगलों के अधीन होगी। अकबर के प्रस्ताव को सिर्फ खानदेश के राजा ने स्वीकार किया, अतः उसने शेष राज्यों के विरुद्ध अभियान का निर्णय लिया। इस नीति के तहत यदि अकबर के पास पर्याप्त समय होता तो वह इन सभी राज्यों के विरुद्ध अभियान करता, तो उसने अपना अभियान अहमदनगर के विरुद्ध किया और जीतकर उसका आधा राज्य अपने अधीन कर लिया। इसी समय इलाहाबाद के क्षेत्र में सलीम ने विद्रोह कर दिया, इसलिए दक्षिण की ओर आगे नहीं बढ़ सका। सलीम के विद्रोह का तो दमन हो गया, लेकिन इसके ठीक बाद अकबर की मृत्यु हो गई, इसलिए वह दक्षिण में सीमित कामयाबी ही हासिल कर सका। अकबर की राजपूत नीति। राजपूत भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत हिंदू छत्रवाहक की तरह थे, अतः राजपूतों का मुगलों के विरुद्ध रहना साम्राज्य की दृढ़ता और स्थिरता के लिए चुनौती कारक होता। यानी कि राजपूत को हमें राजस्थान के क्षेत्र में शासक करने वाले राजाओं तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी राजपूत जमींदार आदि की भूमिका में थे और इस काल में जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी। अबुल फजल ने कहा है कि जमींदारों के पास कुल मिलाकर 33 लाख की सैनिक टुकड़ी थी। यानी कि यदि जमींदार विद्रोही हो जाएंगे तो मुगल साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उन्हें अपने प्रति वफादार बनाए रखने हेतु दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों ने भी उन्हें जमींदारी का अधिकार देकर रखा। अकबर ने राजपूतों को अपना बनाकर इस मोर्चा को और भी अपने अनुकूल बना लिया। यानी कि राजपूत अकबर के लिए 3 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण थे। अकबर यदि राजस्थान के राजपूत राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा तो उसे अतिरिक्त क्षेत्र, आबादी और धन की प्राप्ति होगी। दिल्ली, आगरा की सुरक्षा मजबूत होगी। गुजरात एवं दक्षिण में विस्तार सहज होगा एवं मुगलों को योग्य और वफादार मिल जाएंगे, जो विस्तार और विद्रोह दमन दोनों में काम आएंगे। जमींदारों की वफादारी भी सुनिश्चित होगी। हिंदू समाज के बीच मुगलों की स्वीकृति बढ़ेगी और शासन का सामाजिक आधार व्यापक हो जाएगा। इससे मुगल सत्ता ज़्यादा सुदृढ़ और दीर्घजीवी हो जाएगी। अकबर से पहले की राजपूत नीति। अकबर से पहले तक राजपूतों के प्रति दिल्ली के शासकों ने सिर्फ और सिर्फ प्रभुत्व की नीति अपनाया। गौरी से लेकर लोधी तक और फिर बाबर तक यही नीति चलती रही। इसके तहत उनका क्षेत्र छीनना, उनका राजनीतिक प्रशासनिक अवसर छीन लेना, उनके धर्म और संस्कृति पर हमला करना, लूटपाट करना जैसी क्रियाविधि ही अपनाई जाती रही। इसलिए ये शासक बहुत कम कामयाबी हासिल कर पाए, कम से कम राजपूतों की वफादारी हासिल करने में तो विफल रहे। अकबर की नीति। अकबर ने लेन देन की नीति अपनाई। लेन देन के तहत अकबर साम्राज्य विस्तार, अधीनता स्वीकार न करने पर हमला करना, यानी कि हर हाल में विस्तार की और प्रभुत्व की नीति अपनाई। देन के अंतर्गत यदि संभव हो तो बिना युद्ध के विस्तार करेंगे। इसके अंतर्गत अकबर ने उनको अपने क्षेत्र में राजा बने रहने दिया। उनको मुगल शासन में भागीदारी दी गई। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और संरक्षण, दरबार के माहौल की अनुकूलता, वैवाहिक संबंध, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं था। राजपूत नीति का विकास क्रम। प्रथम चरण। अकबर के प्रस्ताव को आरंभ में सिर्फ आमेर के राजा भारमल ने स्वीकार किया, वह भी इसलिए कि वह स्वयं एक आंतरिक कलह और संकट से ग्रस्त था। दूसरा चरण। अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। इसके बाद अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता मान ली। तीसरा चरण। पहली बार अकबर राजपूतों का सैन्य सहयोग लिया। गुजरात अभियान में मानसिंह का साथ दिया और इस दौरान राणा प्रताप के हमले को रोकने के लिए अन्य राजपूत राजाओं का उपयोग किया। चतुर्थ चरण। स्मरणीय है कि राणा प्रताप अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किए, इसलिए दोनों के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस दौरान अकबर ने जो आक्रामकता दिखाई उसमें जिहाद का नारा भी शामिल है। इस दौरान बड़े पैमाने पर कत्ले आम भी हुआ। कुछ समय के लिए अकबर ने दोबारा जजिया भी लगा दिया था। युद्ध में नहीं जीत पाने के कारण कुछ समय के लिए मानसिंह पर संदेह भी करने लगा था, इसलिए यह पड़ाव क्षणिक सिद्ध हुआ और अकबर के खिलाफ उलेमा और मिर्जा लोगों ने भी जो विद्रोह किया
उसमें राजपूतों ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अकबर के लिए कार्य किया। इसके पश्चात अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ी और अगले 24 वर्षों के दौरान अकबर ने नियुक्तियों में 500 से ऊंचे मनसबदारों के तहत सबसे ज़्यादा राजपूतों की नियुक्ति हुई। प्रभाव अकबर की राजपूत नीति अपने परिणामों की प्राप्ति से लगभग सफल मानी जा सकती है। अकबर का प्रशासन, वह स्वतंत्र की स्वेच्छाचारिता एवं दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत काम किया। वह मंत्रिमंडल के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया। वह पहली बार साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन किया। वह स्थानीय प्रशासन को सरकार एवं परगना के माध्यम से व्यवस्थित किया। गांव और नगर प्रशासन की अंतिम इकाई थे। अकबर ने मनसबदारी के माध्यम से अपने शासन तंत्र को संचालित किया। अकबर ने जो तंत्र बनाया उससे सैन्यकरण, केंद्रीयकरण और नियंत्रण एवं संतुलन पर विशेष ध्यान दिया। उसका दरबार एवं प्रशासन तंत्र मिश्रित सामाजिक पृष्ठभूमि वाला था। राजतंत्र की स्वेच्छाचारिता एवं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अकबर ने शासन की जो व्यवस्था अपनाया उसमें उसने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के अधिकार बादशाह के हाथ में केंद्रित थे, यानी कि वह अपनी इच्छा विवेक के अनुसार शासन करता था। अमीर वर्ग, उलेमा या किसी जनप्रतिनिधि संस्था आदि का कोई प्रभावी नियंत्रण उस पर नहीं था। जनता के दिलो दिमाग पर अपनी स्वेच्छाचारिता को स्थापित करने के लिए अकबर ने अपनी सत्ता के ईश्वरीय स्रोत पर बल दिया, जिसके तहत उसने फर्ज ए इज़्ज़ी का विचार अपनाया। इसके माध्यम से उसने यह दावा किया कि अल्लाह ने हजारों गुणों की पहचान कर अकबर को राजा बनाया है, अतः अकबर को अपनी विद्वता अनुसार शासन करने का ईश्वरीय आशीर्वाद है। ईश्वर ने उस इंसान एक कामिल यानी कि संपूर्ण इंसान मानकर शासन के लिए भेजा है। इसी आधार पर आगे चलकर अकबर ने महजरनामा का भी घोषणा किया, जिसमें यह दावा किया गया कि यदि शरीयत के विधान को लेकर विद्वान के बीच कोई विवाद हो तो अकबर की अंतिम निर्णायक होगा। मंत्रिमंडल के अधिकार एवं कार्यक्षेत्र। अकबर ने जब शासन संभाला था तब वकील का पद सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न था। वजीर बख्शी, समा, सदर, सुदूर वकील को रिपोर्ट करते थे और वकील बादशाह को रिपोर्ट करता था। बैरम खान इसी पद पर बैठा था। वह वकील के साथ ही अकबर का अतालिक संरक्षक और उस्ताद भी था, इसलिए वह लगभग स्वेच्छाचारी हो गया था। ऐसा अधिकारी विद्रोह कर सत्ता हड़प भी सकता था, इसलिए अकबर ने यह विधान बना दिया कि सारे मंत्री सीधा बादशाह को रिपोर्ट करेंगे और वकील एक तरह से ऐसा वरिष्ठ मंत्री बन गया जिसके पास अपना कोई विभाग नहीं था। मोटे तौर पर यह सजावटी और दिखावटी पद मात्र रह गया। परंपरागत रूप से देखें तो मुस्लिम शासकों के शासन के अंतर्गत वजीर सबसे बड़ा मंत्री होता था, जो वित्तीय मामलों का प्रधान होता था। वह अधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता था। वह अमीर वर्ग का नेता होता था। वही अमीरों और बादशाह के बीच संवाद का माध्यम होता था। महत्वाकांक्षी वजीर प्राय विद्रोह करते थे, इसलिए अकबर ने वजीर के पद को कमजोर करने का उपाय किया। इसके तहत निम्नलिखित उपाय किए। उसने वरिष्ठता का निर्धारण पद या विभाग के बजाय मनसब के आधार पर किया। सबसे वरिष्ठ अधिकारी वह होता था जिसका मनसब सबसे ऊंचा होता था, जैसे कि मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका। ये कभी वजीर नहीं बने। अमीर वर्ग का नेता बख्शी को बना दिया गया। बख्शी ही नियुक्तियों की अनुशंसा भी करने लगा। मोटे तौर पर वजीर को मुख्य वित्त मंत्री बना दिया, जबकि परंपरागत रूप से वह अपने को प्रधानमंत्री के रूप में देखना था। अकबर ने बख्शी को भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाने दिया, क्योंकि बादशाह स्वयं ही प्रधान सेनापति होता था। बख्शी वास्तव में रक्षा मंत्री था और फिर हथियारों का प्रभार शर्मा के पास होता था। बख्शी नियुक्ति की अनुशंसा तो करता था, लेकिन अधिकारियों के वेतन के रूप में जागीर की अनुशंसा वजीर, जिसको कि अकबर दीवान कहता था, के आधार के अधिकार क्षेत्र में रहा। यानी कि बख्शी के ऊपर 3 तरह का अंकुश हुआ, बादशाह, शर्मा और दीवान का। शर्मा के पास इतनी शक्ति कभी नहीं थी कि वह शासन के लिए चुनौती बन सके, अतः इस क्रम में उसने बस इतना ध्यान रखा कि कोई वफादार व्यक्ति और परिवार के निकट के लिए चुनौती बन
के व्यक्ति को यह पद दिया जाए, क्योंकि उन्हें राज परिवार की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होता था। अकबर ने भारमल को यह पद दिया। सद-ए-सुदूर न्याय और धर्म के मामले का मंत्री था। शुरुआती दौर में यह पद बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वही मिल्क, इनाम, इदरार आदि देता था। इसलिए धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग इसी के प्रति वफादार होते थे। अकबर ने उनका यह अधिकार छीन लिया और यह सुनिश्चित किया कि इस पद पर वही व्यक्ति बैठेगा जो सुलह-ए-कुल विश्वास करता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द के विश्वास करता हो। बंद तो कर दो। यानी कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द में विश्वास करता हो। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अकबर ने अपने अधिकारियों को दायित्वों के अनुसार अधिकार तो दिया, लेकिन उन्हें इतना अधिकार संपन्न नहीं बनने दिया कि वो महत्वाकांक्षी और विद्रोही हो जाए। प्रांतीय विभाजन। अकबर ने साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांट दिया। प्रांत को सूबा कहा जाता है और प्रांतपति को सूबेदार। सूबेदार की नियुक्ति बादशाह अपनी मर्जी से करता था और अपनी मर्जी से ही उसका स्थानांतरण भी कर देता था। सूबेदार को शासन के सहयोग देने के लिए प्रांतीय स्तर के दीवान और बख्शी का साथ लेना पड़ता था। इन दो अधिकारियों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा होती थी, इसलिए सूबेदार अपना काम करने में तो सक्षम था, पर वह विद्रोह नहीं कर सकता था। यदि विद्रोह करता तो प्रांतीय दीवान और बख्शी सूबेदार के विरुद्ध हो जाते। प्रांतों को शासन के कुशल संचालन के लिए सरकारों में बांटा गया। सरकार के शासन की जिम्मेदारी दो अलग अलग अधिकारियों को दी गई। फौजदार सामान्य प्रशासन और सुरक्षा के मामले देखता था। अमलगुजार यह राज्य संबंधित मामले देखता था। यानी कि यहाँ शक्ति को संतुलित करने की नीति अपनाई गई। यह भी स्मरणीय है कि इसकी नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा होती थी, अतः सूबेदार के विद्रोह की स्थिति में यह भी उनका साथ नहीं देंगे। कुल मिलाकर सूबेदारों पर 3 स्तरीय अंकुश था, जिससे कि केंद्रीयकरण और नियंत्रण और संतुलन दोनों की व्यवस्था मजबूत हुई। स्थानीय प्रशासन। सरकार को परगना में बांट दिया गया और यहाँ भी शासन 2 अधिकारियों के बीच बांट दिया गया। सिकदार, इसे सुरक्षा का प्रभार दिया गया और आमिल, इसे राजस्व का प्रभार दिया गया। प्रशासन के अंतिम इकाई नगर और गांव थे। नगर का प्रभारी कोतवाल होता था और गांव का शासन निर्वाचित महत्तर और ग्राम प्रधान के माध्यम से होता था। बादशाह गांव के शासन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता था जब तक उसे राजस्व मिल रहा होता था। मनसबदारी। तात्पर्य। मनसबदारी का मतलब मुगल काल के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन एवं अधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्धारण की व्यवस्था से है। मनसबदारी का तात्पर्य यह था कि लगभग प्रत्येक अधिकारी को उसके विभागीय दायित्व के अतिरिक्त एक दूसरा दायित्व भी दिया जाता था। इसके तहत उन्हें एक निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी का संचालन करना होता था। उद्देश्य। शासन की सैन्यवादी स्वरूप देकर उसे शक्तिशाली बनाना, उसके बदौलत शासन को कामयाब करना, विस्तार करना और विद्रोह का दमन करना। मोटे तौर पर विदेशी विजेता का बलपूर्वक शासन का इंतजाम करना। स्रोत। अकबर ने मंगोलों से प्रेरणा लेकर इसकी शुरुआत किया और फिर समय के साथ अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि ने भी इसमें सुधार किए व्यवस्था। इसके तहत मुगल अधिकारियों की दोहरी जिम्मेदारी तय की गई। एक तो अधिकारी का विभागीय दायित्व था और फिर ज़्यादातर अधिकारियों को एक निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ी का प्रबंधन करना होता था। सैनिक जिम्मेदारी बादशाह के द्वारा तय होती थी, जिनकी जिम्मेदारी यानी कि सैन्य संख्या उनके मनसब के आकार के आधार पर तय होता था। सेना का वेतन बादशाह तय करता था, लेकिन उसका भुगतान मनसबदार करता था। इसके लिए मनसबदार को अतिरिक्त जागीर दिया जाता था। मनसबदारों के कुल 66 वर्गीकरण स्तर पर कल्पना की गई है, लेकिन वास्तव में 33 वर्गीकरण स्तर के मौजूद थे। इसके अंतर्गत भी 3 श्रेणियां थी। 10 से लेकर 500 तक के मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक के मनसबदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, 2500 से ऊपर के मनसबदार उन्हें अमीर ए उमरा
कहा जाता था। 10,000 तक का ही मनसबदार हो सकता था और वास्तव में 7,000 का ही मनसबदार सबसे ऊंचा मनसबदार रहा। अकबर ने इसमें सुधार करते हुए यह इंतजाम किया कि जात, दर्जा और सवार को अलग अलग कर दिया जाए। जात के सापेक्ष सवारों की संख्या की 3 श्रेणियां तय हुई। जात सवार, जात से कम और उसके आधे से ज़्यादा सवार, जात के आधे से भी कम सवार। जहांगीर ने 2 अस्पा की पद्धति लागू किया। शाहजहां ने माहवारी प्रणाली को लागू किया। जागीर एक ऐसा भूखंड था जिसके अंतर्गत कई सारे छोटे बड़े किसानों की भूमि आती थी। भूमि का मालिक किसान होता था। जागीर एक ऐसा भूखंड था जिसके अंदर कई सारे छोटे बड़े किसानों की भूमि आती थी। भूमि का मालिक किसान होता था और भूमि पर कर लगाने का अधिकार बादशाह का होता था। उसी के द्वारा तय किए गए राजस्व की वसूली जमींदार करता था। इसके बदले में उसे कमीशन मिलता था। वसूल की गई राशि जागीरदार को दे दी जाती थी क्योंकि यह उस क्षेत्र का भू राजस्व उस जागीरदार के लिए आवंटित किया गया था। जागीरदार सिर्फ मनसबदार नहीं होते थे। कुछ जागीरें धर्म, शिक्षा, कला आदि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भी आवंटित की जाती थी। जागीर भूमि और खालसा भूमि मुगल काल में भूमि होती थी। एक तो होती थी जागीर भूमि, एक होती थी खालसा भूमि। और वेतन जागीर पे बाकी जागीर, मिल्क, इनाम और इरदार भूमि। मुगल काल की भूमि को हम खालसा और जागीर 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ऐसी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे क्योंकि कुछ मनसबदारों को नकद वेतन, प्राय छोटे मनसबदार को नगद वेतन मिलता था। सभी जागीरदार मनसबदार नहीं होते थे क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क, इदरार आदि के रूप में जागीर मिलता था ताकि कुछ तरह के सामाजिक सांस्कृतिक काम करने वाले लोगों को वित्त पोषण किया जा सके। पे बाकी जागीर इसलिए सुरक्षित रखा जाता था ताकि जागीर का आवंटन उन लोगों को किया जा सके जिन्हें सरकार ने अभी अभी नियुक्त किया है या किसी को वित्त पोषित करना चाहती हो। जागीर का आवंटन करने के वक्त बादशाह मनसबदार के निजी वेतन और अतिरिक्त प्रभार पर होने वाले खर्च को संयुक्त करके उतने की आमदनी वाला जागीर दे देता था। जागीर व्यवस्था के अंदर फवाजिल का प्रावधान नहीं था। मनसबदारी में सुधार, रिफॉर्म। अकबर ने आरंभ में मनसबदारी के तहत सवारों की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य सुधार करते हुए दाग एवं हुलिया की पद्धति को लागू किया। उसके नियमित परेड की व्यवस्था किया। इस क्रम में वह भू राजस्व सुधार का काम कर लिया। अतः उसका ख्याल था कि हम मनसबदारों को जो जागीर दे रहे हैं उनका आय उतना ही है जितने के हमारे आकलन है। किंतु आकलन और हासिल प्राप्त होने वाली राशि के अंतर के कारण मनसबदार अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे थे। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई जिससे नाराज मनसबदार विद्रोह कर दिए। इसके बाद सुधार करते हुए अकबर ने यह तय किया कि मनसबदारों की सवारों की जिम्मेदारी की 3 श्रेणियां होंगी, यानी कि जागीर की कमी के कारण मनसबदार के दर्जे में अंतर नहीं होगा। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा की पद्धति अपनाई। इसके तहत जहांगीर ने यह नियम बनाया कि कोई भी मनसबदार अपने जागत और अपने 1.5 गुना सवार रख सकता है। अपनी जागीर से 1.5 गुना सवार रख सकता है। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा की पद्धति इसलिए अपनाया कि वह अतिरिक्त सवारों की नियुक्ति चाहता था और यदि इसके लिए वह अतिरिक्त मनसबदारों की नियुक्ति करता तो उसे दोहरा खर्च उठाना पड़ता, सवार का भी और मनसबदार का भी। इसी से बचने के लिए उसने 2 अस्पा सिंह अस्पा की पद्धति अपनाई। 5,000 जात का मनसब अब रखा गया था। शाहजहां का शासनकाल जमा और हासिल के अंतर का शिकार हो रहा था। शाहजहां का शासनकाल जमा और हासिल के अंतर का शिकार हो रहा था। शाहजहां का शासनकाल जमा और हासिल
के अंतर का शिकार हो रहा था। इसलिए उसने अधिकारियों के बढ़ते हुए संकट का समाधान करने के लिए माहवारी वेतन का नियम बनाया, जिसके तहत यह बात कही गई कि मनसबदार के जागीर का आय आधी जमा से कम हो तो उसी अनुपात में वह अपने सवार की संख्या कम कर ले। उदाहरण, मान लीजिए जागीर से होने वाली अनुमानित आय 1,20,000 है और उस मनसबदार को 5,000 सवार रखने थे, लेकिन वास्तविक प्राप्ति सिर्फ 60,000 की हुई, तो उसी अनुपात में अब मनसबदार 2,500 सवार रख सकता है। इस तरह आय के अनुपात में सवार की संख्या को संतुलित किया गया था। सांझा के काल में सांझा की व्यवस्था ने समस्या का समाधान खोजने के नाम पर मुगलों की सैन्य शक्ति को ही कमजोर कर दिया। स्मरणीय है कि मुगल साम्राज्य सैन्य शक्ति के प्रदर्शन पर टिका हुआ था, लेकिन जब मनसबदारों की सैनिक शक्ति घटी तो विद्रोह दमन में ये विफल होने लगे। उसके काल में मराठा, राजपूत, जाट, सिख, बुंदेल, सतनामी आदि ने लगातार विद्रोह होता था। वहाँ राजस्व वसूली में कमी आ जाती थी। खफी खान ने लिखा है कि जागीर दो तरह के हो गए थे, जागीर और जोर तलब जागीर। शेर जागीर वो जागीर जहाँ राजस्व वसूली सहज हो। जोर तलब जागीर वो जागीर जहाँ वसूली करने के लिए जोर लगाना पड़े। विद्रोह वाले सारे इलाके जोर तलब जागीर थे। इन इलाकों ने राजस्व की वसूली और विद्रोह के दमन के लिए ज़्यादा संख्या में सवार की ज़रूरत थी, जबकि नतीजा यह निकला कि जहाँ ज़्यादा सवार की ज़रूरत थी वहीं पर माहवारी पद्धति के कारण कम सवार हो गए, इसलिए विद्रोह का दमन दुष्कर हो गया। यह मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। मनसबदारी एवं जागीरदारी संकट। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए सतीश चंद्रा ने जागीरदारी संकट का सबसे बड़ा कारण बताया है। जागीरदारी के संकट को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जागीर की कमी, जागीर में जमा हासिल का अंतर, शेर जागीर और जोर तलब जागीर का उभार, जागीरदार का जमींदार एवं कृषकों पर दबाव, जागीर के आवंटन से भ्रष्टाचार और वफादारी संकट, जागीर के आवंटन में भ्रष्टाचार और वफादारी संकट परिणाम। बेजागीरी यानी कि जागीर का अभाव। इसके पीछे मूल समस्या यह थी कि औरंगजेब के काल में अकबर की तुलना में 8 गुना ज़्यादा मनसबदार हो गए थे। औरंगजेब के काल में अकबर की तुलना में 8 गुना ज़्यादा मनसब हो गए थे, जबकि इस दौरान क्षेत्र विस्तार बहुत कम हुआ था। कृषि योग्य भूमि का विस्तार भी बहुत कम हुआ था। कृषि क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति भी नहीं हुई थी। ऊपर से बढ़ते विद्रोह के कारण समस्याएं बढ़ गई थी, जिसमें औरंगजेब की आक्रामक नीति और धार्मिक नीति ने गतिवर्धक का काम किया। ऐसी स्थिति में सहज ही यह कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य जैसे जैसे आगे बढ़ा वह प्रशासन से संबंधित ढांचागत संकट का शिकार होता गया। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का पतन घटनाओं की श्रृंखला मात्र का प्रतिफल नहीं था, बल्कि इसके पीछे व्यवस्थागत दोष की जिम्मेदारी थी, जिसमें औरंगजेब की धार्मिक नीति ने गतिवर्धक का काम किया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शक्ति पर आधारित मुगल व्यवस्था जमा हासिल के अंतर के कारण माहवारी वेतन पद्धति के रास्ते सवारों की कमी की नीति की ओर मुड़ी और शक्तिहीन हो गई। यह कहा जा सकता है कि मुगलों की शासकीय दृष्टि दूरदर्शितापूर्ण नहीं थी। अकबरकालीन संस्कृति, आरंभिक सुधार। अकबर अपने को मुस्लिम शासक के बजाय अपनी प्रजा के शासक की तरह प्रस्तुत किया। अकबर की संस्कृति, अकबरकालीन संस्कृति पढ़ते हैं। आरंभिक सुधार। इसलिए उसने जजिया खत्म कर दिया। इसके तहत वह यह कहा कि मेरा शासन इस्लाम को अपना साध्य नहीं मानना है और मैं अपनी प्रजा को मुस्लिम और जिम्मी के रूप में नहीं बांटूंगा। इसके तहत उसने यह प्रावधान भी किया कि हिंदुओं के ऊपर कोई भेदभावकारी कर नहीं लगेगा और प्रशासन में भी उन्हें योग्यता अनुसार भागीदारी मिलेगी। मुगलों की मनसबदारी में इसी के तहत बड़ी संख्या में हिंदुओं की भागीदारी हुई। विचलन। अकबर की धार्मिक नीति में 1567 ईस्वी से 1580 ईस्वी के बीच विचलन और प्रयोग का दौर दिखता है। इस दौरान विचलन का उदाहरण यह है कि उसने जजिया दोबारा लगा दिया
और फिर मेवाड़ से युद्ध के दौरान नरसंस कट्टरता का भी परिचय दिया और जिहाद का नारा भी लगाया। स्मरणीय है कि इस तरह की जानकारी हमें बंदायूं की पुस्तक मुंतख्वाब उल तारीख और निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक तारीख ए अकबरी से मिलती है। अबुल फजल ने विचलन की ये बातें नहीं शामिल की क्योंकि वह अकबर को सुलह ए कुल में विश्वास करने वाले शासक के रूप में दिखाना चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकबर की जीवन गाथा उसने 1590 के बाद के वर्षों में लिखा है और तब तक अकबर अपनी धार्मिक नीति को लेकर परिपक्व और व्यवस्थित हो चुका था। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी के अंदर वह स्थान है जहां अकबर विभिन्न धर्मों के लोगों जैसे उलेमा, सूफी, ईसाई, जैन आदि को आमंत्रित करता था और उनसे धर्म ए मर्म पर विचार करता था। इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य यह था कि वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों के विमर्श के बीच से यह उजागर कर पाएगा कि सभी धर्मों की शिक्षा में व्यापक समानता है और इस समानता के कारण उनके बीच में मेलजोल को बढ़ावा मिला जो आपसी सौहार्द और उदारता को बल मिलेगा। इबादत खाना का अकबर का प्रयोग विफल हो गया क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की निंदा के ऊपर ही ज़्यादा बल दे रहे थे। इसलिए अंत में अकबर ने 1559 के तक आते आते इबादत खाना को बंद कर दिया। 1579 तक आते आते इबादत खाना को बंद कर दिया। उसने महजरनामा की घोषणा की। इसके तहत वह यह दावा किया कि किसी भी विषय पर इस्लाम की राय को लेकर यदि विद्वानों में मतभेद है तो अंतिम निर्णय अकबर लेगा। महजरनामा। इसके तहत अकबर ने क्या क्या दर्जा प्राप्त किया। इस प्रश्न को लेकर बंदायूनी का कहना है कि अकबर ने अमोघत्व का दावा किया, यानी कि वह यह दावा किया कि अकबर ने ईश्वरीय गुण है और इस तरह से अकबर इस्लाम के नियमों और सिद्धांतों से ऊपर उठकर अपनी श्रेष्ठता का दावा किया, यानी कि वह एक मुसलमान नहीं रह गया था और एक नए धर्म की शुरुआत कर रहा था। ईसाई मिशनरियों की राय भी कुछ इस तरह की थी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लेकिन सतीश चंद्रा ने लिखा है कि वह अब भी मुसलमान था। बंदायूं और ईसाई मिशनरियों की विवेचना उनके पूर्वाग्रह पर आधारित थी। बंदायूं का पूर्वाग्रह कट्टरपंथी इस्लामिक विश्वास में निहित था और ईसाई मिशनरियों का पूर्वाग्रह यह था कि वह अकबर को ईसाई बनाना चाहता था और ऐसा करने में विफल होने के कारण वह यह आरोप लगाने लगा कि अकबर स्वयं को खुदा मानने लगा है। सतीश चंद्रा के अनुसार अकबर ने महजरनामा के माध्यम से अपने लिए इमाम का दर्जा लिया था और वह यह कह रहा था कि अकबर इस्लाम का अंतिम निर्णायक होगा, न कि यह कि अकबर इस्लाम से कोई अलग बात कहेगा। इस तरह की घोषणा के पीछे का उद्देश्य यह था कि अकबर अपने शासन में उलेमा का हस्तक्षेप को नकारना चाहता था और विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द चाहता था। विभिन्न धर्मों के लोगों के बारे में अकबर की सोच, जैसा अबुल फजल ने लिखा है कि कम 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 अक्ल, तंग जेहन, संकुचित और तकलीफ अंधानुकरण के शिकार हैं, जबकि इसमें दानिशमंदी, बुद्धिवादी विशेषताएं की कमी है। ये लोग दिखने में ही इंसान हैं, इन्हें इंसान का गोश्त ही अच्छा लगता है। वास्तव में अकबर अपनी राजनीतिक आवश्यकता को समझते हुए अपने इमामतों का दावा किया, जो कि स्वेच्छाचारी राज सत्ता की आवश्यकता थी। दीन ए इलाही एकेश्वरवादी धर्म था। यह अकबर के इबादत खाना के प्रयोग की विफलता के बाद लागू किया गया था। इसके तहत उसने एक तरफ जहां इमाम होने का दावा किया, वहीं दीन ए इलाही के तहत लोगों को अपना अनुयायी बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही के सदस्यों के लिए उसने आचरण की एक संहिता पेश किया जो विभिन्न धर्मों के कई तत्वों से लिया गया था, जैसे कि ईसाई धर्म की सेवा। दीन इलाही एक ईश्वरवादी धर्म था। यह अकबर के इबादत खाना के प्रयोग की विफलता के बाद लागू किया गया था। इसके तहत उसने एक तरफ जहां इमाम होने का दावा किया, वहीं दीन ए इलाही के तहत लोगों को अपना अनुयायी बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही के सदस्यों के लिए उसने आचरण की एक संहिता पेश किया जो विभिन्न धर्मों के कई तत्वों से लिया गया था, जैसे कि ईसाई धर्म की सेवा,
जैन की अहिंसा, पारसी की सूर्य उपासना आदि। इसके तहत वह अपने अनुयायियों से यह उम्मीद करता था कि वह अपना धर्म, जीवन, सम्मान शासक के समक्ष समर्पित कर दे। अपने अनुयायियों को यह मंत्र देता था, अल्लाह अकबर, जल्ले जलाएं। इसके तहत आचरण के नियम 4 तरह के समर्पण और मंत्र के आधार पर बंधाइयों एवं ईसाई मिशनरियों ने यह दावा किया कि अकबर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था, यानी कि अब वह मुसलमान नहीं रहा था। विसेंट स्मिथ जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने इसी मत को स्वीकार किया। यह निष्कर्ष निकाला कि अकबर का यह प्रयोग उसकी मूर्खता का स्मारक है। स्मिथ ने निम्नलिखित आकारों पर उसकी आलोचना किया। राजनीति करने वालों को धर्म नहीं चलाना चाहिए, यह एक असंभव उपाय है। इस कारण उसके निकटतम और वह भी गिने चुने दरबारियों को छोड़कर कोई इस धर्म को नहीं अपनाया। अबुल फजल फैजी, शेख मुबारक, बीरबल जैसे कुछ लोग ही इस मार्ग को अपनाए। यहाँ तक कि मान सिंह तोडरमल, मिर्जा अजीज गोका, अब्दुल रहीम खान जैसे निकटतम और वफादार लोगों ने भी इसको नहीं अपनाया। इस कारण अकबर को परंपरागत मुस्लिमों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मानसिंह ने, टोडरमल ने, मिर्जा अजीज गोका, अब्दुल रहीम खान ने इसको नहीं अपनाया था। गोका ने भी इसको नहीं अपनाया था। अबुल फजल ने, फैजी ने, शेख मुबारक और बीरबल ने इसको अपनाया था। अबुल फजल, फैजी, शेख मुबारक, बीरबल ने इसको अपनाया था। इस कारण अकबर को परंपरागत मुस्लिमों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सतीश चंद्र दीन ए इलाही को एक नया धर्म नहीं मानते, क्योंकि अकबर अब भी अल्लाह को मानता था, नमाज पढ़ता था। उसने अपने ओर से कोई देव समूह, पूजा स्थल, धार्मिक पुस्तक आदि का विकल्प नहीं दिया था। वास्तव में उसका प्रयोग एक आचरण की नियमावली तैयार करने का था, जो अकबर की सत्ता को स्वेच्छाचारी बनाने और समाज को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकता था और मानव को बेहतर शासक बना सकता था। अकबर की सुलह कुल की नीति। सुलह कुल के प्रचार प्रसार के उपाय। तात्पर्य, सुलह कुल की विषय वस्तु, सुलह कुल का योगदान एवं भविष्य में क्या हुआ। इसका सीधा अर्थ है कि संपूर्ण शांति। इसके लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समानता जैसी व्यवस्था आवश्यक है। लेकिन अकबर ने सिर्फ धार्मिक स्तर पर सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की विषय वस्तु। इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, सबको संरक्षण, धार्मिक समानता, समायोजन, लेकिन स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं, आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सभी को अपनी मर्जी से धर्म के चयन की स्वतंत्रता होगी एवं इसके तरीके से उसके पालन की स्वतंत्रता होगी। राज्य के द्वारा दी गई स्वतंत्रता के लिए राज्य सुरक्षा का इंतजाम भी करता है। उदाहरण, आगरा में गिरजाघर की अनुमति। राज्य की दृष्टि में सभी प्रजा एक समान है, यानी कि धर्म के बीच भेदभाव का आधार नहीं होगा। जैसे कर आय के अनुसार लगेगा, ना कि व्यक्ति के धर्म को देखकर। इसी के तहत जजिया, व्यापार में कर का भेद आदि समाप्त किया गया था। राज्य दंड अपराध के अनुसार देगा, ना कि अपराधी के धर्म को देखकर। राज्य की नियुक्ति में योग्यता को वरीयता दी जाएगी, ना कि व्यक्ति के धर्म को। संरक्षण के तहत वह सभी धर्मों को सुरक्षा दिया, इसके लिए वह कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। वह अनेक धर्मों व संस्कृतियों को दान भी दिया। जिस पर सवर्ण मंदिर बना है, वह वल्लभाचार्य के अनुयायियों को वृंदावन में भूमि दान दिया। वह कई हिंदू मंदिरों के लिए दान किया। वह चर्च के लिए भी भूमि दान किया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को सम्मान और अनुदान दिया, यानी कि वह मुस्लिम शासक के बजाय शासक की तरह नीति अपना रहा था। हालांकि इस क्रम में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शासक मुसलमान था और निरंकुश होने के कारण कोष पर उसका एक अधिकार था, इसलिए इस्लाम की सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया। अकबर के सुलह ए कुल की नीति कई चरणों से गुजरकर परिपक्व हुई थी और इस क्रम में विचलन का भी एक दौर आया था। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि अकबर की सुलह ए कुल की नीति उस युग की दृष्टि से एक श्रेष्ठ प्रयोग था और उसके लिए उसे बड़े पैमाने पर परंपरावादी और कट्टर मुसलमानों का विरोध का भी सामना करना पड़ा, विशेष तौर पर जजिया एवं तीर्थ यात्रा पर कर हटाने का। इसके अतिरिक्त राजकोष से अन्य धर्म के लोगों को दान देने का, फतेहपुर सीकरी में हिंदू मंदिर बनाने का और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्तर पर पद देने का भी पुरजोर विरोध हुआ था।
अकबर को महान बताते हैं, इसके पीछे पता है क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि वो मुसलमान था तो वो हो ही नहीं सकता है अच्छा। हमें ना अपनी सोच चेंज करनी है। उसने पता है क्या किया था उसने, वो एक मुस्लिम शासक था। अब कोई हिंदू शासक भी अगर होएगा ना तो वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा, क्योंकि उसके पास भाई उसके पास राजकोष है, धन एकत्रित करता है, जहाँ पे वो सारा उसके हाथ में है, तो वो अपने धर्म को क्यों बढ़ावा नहीं देगा? जब आप अपने घर में रहते हैं, आपके पास रुपए हैं, तो आप भी अपने धर्म को बढ़ावा दोगे, जायज़ सी बात है। लेकिन ये इस युग को हम अगर इस युग को देख के हम उस युग का आकलन करेंगे तो ये संभव नहीं है। उस युग में, उस दौरान में जिस तरह की कट्टरता मुस्लिम धर्म में थी, उसको अगर हम देखें तो उसने जो उपाय किए थे अपनी लाइफ में, अपने शासनकाल में, जैसे कि उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और उसने विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया था, मतलब स्वतंत्रता दी थी। जजिया कर उसने एक बार लगाया था, हालांकि वो राजपूतों को जीतने के लिए उसने ऐसा किया था जब वो जीत नहीं पा रहा था। लेकिन इसके अलावा उसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, सभी धर्मों को दान दिया था। जैसे अमृतसर में दिया था उसने, वृंदावन में दान दिया था, ईसाइयों को चर्च बनाने के लिए उन्होंने दान दिया था। तो इस प्रकार की हम उसकी नीति जब देखते हैं तो ये उस दौर में सौहार्दपूर्ण एक उपाय था, जो जनता और समाज के लिए, भलाई के लिए एक चरित्र नियमावली के रूप में उसने जो कार्य किए थे वो सबसे बेस्ट थे उस दौर में। तो उस दौर के अकॉर्डिंग उसका आकलन करके उसको महान बताया गया, ना कि हम उस समय के दौर में फुल स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते हैं। ये अगर हम इस पे ध्यान रख के किसी भी शासक का आकलन करेंगे तो उस निरंकुश शासन के दौर में हम उसका उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकाल पाएंगे। हमें उस दौर के अकॉर्डिंग उसने जितना किया उसके अकॉर्डिंग उसको महान बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक निष्पक्ष इतिहासकार बनना है, ना कि किसी धर्म को लेकर के हमें भेदभाव करना है, हमें घृणा फैलानी है। और ये इसलिए उसको महान बताया गया है। अकबर की धार्मिक नीति के कारण, अकबर के वंश की पृष्ठभूमि, अकबर के पूर्वज आरंभिक तुर्की सुल्तान की तुलना में उदार थे। अकबर के वंश की पृष्ठभूमि, अकबर के पूर्वज आरंभिक तुर्की सुल्तानों की तुलना में उदार थे। बाबर की विरासत उल्लेखनीय है। वह हुमायूं को कहा था कि वह सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने दे। वह प्रजा के धार्मिक चयन में हस्तक्षेप नहीं करे, यानी कि उनका बलपूर्वक धर्मांतरण नहीं करे। हालांकि बाबर के काल में भी मंदिर तोड़े गए, लेकिन बाबर की विरासत भी उसके विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा लगता है कि शांति काल में वह धार्मिक स्वतंत्रता की नीति को श्रेष्ठ मानता था, जबकि युद्ध के दौरान जरूरत के मुताबिक धर्म का उपयोग भी करता था, जैसे कि खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा लगाना। अंततः यह कह सकते हैं कि हुमायूं ने भी अकबर को इसी तरह शिक्षा दिया था। अकबर की आरंभिक अनुभव, मुस्लिम लोग पता है क्या करते थे? वो ना जब युद्ध लड़ते होते थे ना, जब उनके सैनिक वीक पड़ जाते थे, उनका मन नहीं कर रहा होता था युद्ध के लिए, तो वो इस्लाम धर्म का यूज करके उनको लड़ने के लिए प्रेरित करते थे, कि जिहाद का नारा लगाते थे कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो हमें जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। वो धर्म का यूज करते थे साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। जब शांति काल आ जाता था, उनका साम्राज्य अब बढ़ गया ठीक ठाक, तो वो धर्म में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाते थे कि हमें अब हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि फिर जनता विद्रोही हो जाएगी और हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा, पानी फिर जाएगा सब पे। तो ये बात थी, तो उसने मना कर दिया था कि अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब युद्ध होता था तो वो अपने सैनिकों को भड़काने के लिए ऐसा करते थे, और आखिर में वो कुछ मंदिरों को तोड़ के उन्होंने वो भी किया था। लेकिन हम उस दौर को इस दौर के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते हैं। अकबर का आरंभिक अनुभव, अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के महल में हुआ था। इसका असर अकबर पर हुआ। अकबर के पिता को शरण को एक सिया मुसलमान ने दी थी, सिया मुसलमान ने शरण दी थी उसके पिता को। हुमायूं जब भागता हुआ गया था, ईरान गया था, तो उसको ना एक सिया मुसलमान, ये थे सुन्नी, और एक सिया मुसलमान ने उनको समर्थन दिया था, और राजपूत महल में इनका जन्म हुआ था, तो इसका भी असर उनके ऊपर था। अकबर की शिक्षा एक सिया बैरम खान के माध्यम से हुई थी। जो बैरम खान था ना, इसका संरक्षक था, वो भी एक सिया मुस्लिम था। उसमें कट्टरता का कम विकास हुआ, इस वजह से उसमें कट्टरता का कम विकास हुआ था। ओके, काम राज और आदम खान जैसे सुन्नी मुसलमानों के साथ अकबर का कड़वा अनुभव था।
मतलब जो ये आदम खान और ये थे ना, इनके साथ उनका जो एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने देखा था कि ये कैसे कट्टर है, तो उन्होंने कट्टरता को त्यागा था। उन पे थोड़ा असर था इस चीज़ का। तुर्की विद्रोह जिसमें सुन्नी मुसलमानों का योगदान था, मतलब जो तुर्की विद्रोह उनके खिलाफ हुआ था उसमें सुन्नी मुसलमानों का योगदान था। तो उसने सोचा था कि अगर हम धर्म को लेकर चलेंगे ना तो हम साम्राज्य को नहीं बचा पाएंगे। तो उसने इन चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ें अपनाई थी और नए प्रयोग किए थे। उपरोक्त अनुभवों ने अकबर को सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को श्रेष्ठ मानने से रोका, और इन सभी अनुभवों का परिणाम यह हुआ कि उसमें कट्टरता का विकास नहीं हुआ था। अकबर पर कादरिया और चिश्तिया सूफी सिलसिला का प्रभाव था। ये संत उदार थे और मानवता और मेलजोल में विश्वास करते थे। इसका परिणाम भी अकबर के व्यक्तित्व पर हुआ था। अकबर एक प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व था और वह प्रयोगों से सीखता था और उस अनुभव से अपने निर्णय लेता था। ऐसे ही प्रयोग उसने धार्मिक क्षेत्र में भी किए जिसका असर उनकी धार्मिक नीतियों पर हुआ। अकबर की साम्राज्य की नीति विशेषतः राजपूत नीति और शासनकाल के दौरान होने वाला अनुभव, जैसे 1580 में अकबर के खिलाफ प्रचंड विद्रोह हुआ लेकिन राजपूतों ने अकबर का साथ दिया। राजपूतों ने अकबर के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया। राणा प्रताप के साथ युद्ध अवश्य हुआ था लेकिन विद्रोह नहीं। मानसिंह जैसे व्यक्तियों ने कभी भी अकबर के विश्वास को नहीं तोड़ा, जिससे भी अकबर की धार्मिक नीति विकसित हुई थी और उसने उनके धर्म और संस्कृति के प्रति समानता के आदर का व्यवहार किया। हम अकबर की नीति को पता है कैसे देख सकते हैं? एक तो उसके बचपन का उस पे प्रभाव था कि उसका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था और एक सुन्नी मुसलमान ने उसका संरक्षक था। और वहाँ पे सुन्नी मुसलमान जो थे ना, गैर तुर्की लोग थे, उन्होंने संरक्षण दिया था उसको, और तुर्की लोगों ने भी उसके विरुद्ध काम किया था। और उसके राज दरबार में जो आदम खान वगैरह रहते थे उनका साथ में उनका कड़वा, उनको पता था कि ये ऐसे लोग हैं, तो एक ये रीज़न था। और फिर राजपूत जो जिनको उन्होंने शामिल किया था, उन्होंने भी कभी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की थी, कोई उन्होंने विद्रोह नहीं किया था, तो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनकी धार्मिक नीति चेंज हो गई थी। सुलह कुल की नीति का प्रचार प्रसार। सुलह कुल की नीति के प्रचार प्रसार के लिए अकबर ने निम्नलिखित उपाय किए। अकबर ने भाषा साहित्य के सहयोग से सुलह कुल को बल दिया। विशेष तौर पर अनुवाद विभाग के माध्यम से उसने अनुवाद विभाग भी बनाया था। अकबर ने हिंदू एवं मुस्लिम संगीत संयोग को संरक्षण दिया जिसमें सांस्कृतिक समायोजन को बल दिया। अकबर ने मुगल चित्रकला को बल दिया जो हिंदू चित्रकला और ईरानी चित्रकला की शैलियों के संयोग से बना था। अकबर ने स्थापत्य के तहत भी विभिन्न शैलियों का संयोग कर एक मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा दिया था। मिश्रित दरबार की नीति के तहत अकबर ने हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों और पंथों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया था। दानी संबंधी बुद्धिवाद को बढ़ावा दिया। अकबर ने शैक्षणिक सुधार का मार्ग अपनाया और बौद्धिक विमर्श का मार्ग अपनाया एवं बुद्धिवादी लोगों को आगे बढ़ाया। न्यायिक क्षेत्र में भी ऐसे ही लोगों की नियुक्तियां की गई थी। इसके तहत यह भी स्मरणीय है कि अकबर ने अपने ओर से समायोजन का जो विकल्प रखा था उसमें स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होकर विचार अनिवार्य रूप से निहित था। जहांगीर के बारे में हम पढ़ते हैं। जहांगीर के काल में अहमदनगर का मुगल प्रदेश इसके हाथ से निकल गया, लेकिन अंतिम समय तक आते आते वह प्रदेश फिर से मुगलों को मिल गया। जहांगीर से ईरान के शाह अब्बास जहांगीर से ईरान के शाह अब्बास ने कंधार भी ले लिया था। जहांगीर ईरान के शाह के साथ मित्रवत था। उसकी मित्रता का प्रमाण यह भी था कि उसने विसन दास नामक एक चित्रकार को ईरान भेजा था ताकि वह ईरान के शाह की पेंटिंग बनाए। जहांगीर के शासन काल में शिया मुसलमानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि नूर जहाँ शिया थी इसलिए सफविदों ने के प्रति मित्रता और भी गहरी हो गई। इसलिए वह कंधार के प्रति लापरवाह हो गया और ईरान के शाह ने इसका लाभ उठाते हुए कंधार पर कब्जा कर लिया। इस तरह से कह सकते हैं कि जहांगीर की उत्तर
पश्चिमी सीमा नीति विफल हो गई। जहांगीर के काल में मेवाड़ मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया और अफगानियों ने भी जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। पहली बार मराठा भी इसी काल में मुगल मनसबदारी में शामिल हो गए। प्रशासन मुगल साम्राज्य का ढांचा जहांगीर के काल में भी मोटे तौर पर अकबर जैसा ही रहा। राजपूत नीति पहले जैसी ही रही। हालांकि जहांगीर के काल में राजपूत की तुलना में सिया ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसके पीछे नूरजहां की जुनता की भूमिका निर्णायक थी। कछवाहा राजपूतों के महत्व की भी कमी आई। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा की प्रणाली को अपनाया था। नूरजहां का जुनता का अर्थ होता है समूह है। इसके सदस्य नूरजहां, मिर्जा ग्यास बेग, इत्मादुद्दौला, आसफ खान इसका भाई था, और बहावत खान और मुगल शाहजादा। जुनता बनाने के पीछे नूरजहां का उद्देश्य यह था कि वह जहांगीर के बाद भी अपनी मर्जी के शहजादे को शहंशाह बनाना चाहती थी ताकि उसका प्रभाव बना रहे। इसके लिए दरबार में एक शक्तिशाली गुट के निर्माण के उद्देश्य से जुनता का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में जुनता की पसंद खुर्रम था। तब तक जुनता सफलतापूर्वक कार्य करता रहा, लेकिन नूरजहां ने जब खुर्रम की जगह शहरयार को शाहजादा बनाने की योजना पर कार्य किया राजनीतिक षड्यंत्रों और विद्रोहों का एक दौर शुरू हो गया। मुगल परिवार आपसी कलह का शिकार हुआ। अंततः जुनता टूट गया और नूरजहां वह नहीं कर सकी जैसा वह करना चाहती थी। इसके लिए जिम्मेदार कारण नूरजहां का शहरयार की ओर मुड़ना। मिर्जा ग्यास बेग की मृत्यु हो गई थी। आसफ खां की बेटी से खुर्रम का विवाह हो गया था। महावत खान ने विद्रोह कर दिया था। जब जहांगीर की मृत्यु हुई, आसफ खां के सहयोग से खुर्रम गद्दी पर बैठा था। जहांगीर के काल की संस्कृति। इसके काल में नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। हुमायूं के मकबरा और ताजमहल के बीच के पड़ाव की तरह देखा जाता है। इसके पश्चात यह भी स्मरणीय है कि जहांगीर की अपनी अभिरुचि ज़्यादातर बाग बगीचे में थी और फिर वह चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि लेता था। उद्यान के तहत श्रीनगर में उसके द्वारा निर्मित शालीमार बाग उल्लेखनीय है और चित्रकला के तहत उसका काल मुगलों का सर्वश्रेष्ठ काल है। इसके तहत निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है। इस काल में छवि चित्रण अकबर का काल की तुलना में बेहतर हो गया था। विशन दास और अबुल हसन इस विद्या के सबसे बड़े चित्रकार थे। अकबरकालीन पांडुलिपि चित्रण लगभग पीछे छूट गया। जहांगीर के काल के प्रकृति चित्रण की शुरुआत हुई। इस विद्या के सबसे बड़े चित्रकार मंसूद को माना जाता है। जहांगीर एवं स्वयं चित्रकला का अच्छा ज्ञाता था। शाहजहां दक्षिण नीति। शाहजहां ने दक्षिण के मामले में यह नीति अपनाया कि वह अहमदनगर राज्य का पूर्ण अंत कर देगा, यानी कि उसे मुगल साम्राज्य में मिला देगा। इसके लिए पहले उसने शाहजी भोंसले से सहयोग लेने का निर्णय लिया और फिर इसके बाद अहमदनगर के एक मंत्री के सहयोग से अहमदनगर जीतने का मार्ग अपनाया। वह अहमदनगर को जीतकर अपने राज्य में मिलाने में कामयाब रहा। इस वजह से शाहजी भोंसले उसके विरुद्ध हो गया। शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा को शासकों को एक संधि किया। इसके प्रावधान इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान को उसके राज्य से सटा हुआ अहमदनगर का कुछ हिस्सा दे दिया गया। दोनों शासकों को अनाक्रमण के लिए आश्वासन दिया गया। दक्षिण में दोनों को 2:1 के तहत विस्तार का अधिकार दिया। दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में मुगल मध्यस्थ होंगे। गोलकुंडा का सुल्तान खुतबा में मुगल बादशाह का नाम मिलेगा। इस संधि के उद्देश्य शाहजहां पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में विस्तार चाहता था, क्योंकि वह अपने पूर्वजों का प्रदेश अपने अधीन करना चाहता था। उसे ऐसा करने की प्रेरणा इसलिए भी मिली थी क्योंकि शासन के आंतरिक वर्षों में ही वह कंधार की प्राप्ति में कामयाब हो गया था। पश्चिमोत्तर में अभियान की रणनीति को कामयाब करने के लिए वह दक्षिण की सीमा को सुरक्षित करने और पड़ोसी से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की नीति अपनाया। परिणाम शाहजहां की यह नीति अल्पायु सिद्ध हुई, यानी कि सिकंदर की किला कम समय टूट गया। इसके पीछे का कारण यह था कि शाहजहां की पश्चिमोत्तर की नीति की विफलता। इसके परिणाम स्वरूप शाहजहां के काल में दक्षिण के गवर्नर औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया और जब औरंगजेब शासक बना तो उसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य के अधीन कर लिया। उत्तर पश्चिम
की नीति। शाहजहाँ ने अपने पूर्वजों का प्रदेश प्राप्त करने का उद्देश्य रखा था। इसके लिए उसने दक्षिण की सीमा को सुरक्षित कर आक्रमण की दिशा को पश्चिमोत्तर की ओर मोड़ दिया। वस्तुतः मुगलों की दक्षिण नीति और पश्चिमोत्तर नीति एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यदि पश्चिमोत्तर में विस्तार होगा तो दक्षिण में सुरक्षात्मक नीति अपनाई जाएगी। यदि दक्षिण में विस्तार होगा तो पश्चिमोत्तर में सुरक्षात्मक नीति अपनाई जाएगी। दोनों ही क्षेत्रों में आक्रामक और सुरक्षात्मक नीति मुगलों ने कभी नहीं अपनाई।